नमस्कार। आज 2021 का आखिरी दिन है। इस साल की विदाई के साथ नए साल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साल के आखिरी दिन यूपी में इत्र वाले मित्र पर सियासत हुई। अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि जिन पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ नगद बरामद हुए उनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो आज अखिलेश के मित्र के ठिकानों पर भी रेड्स हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो भी रेड हो रही है वो पुख्ता जानकारी के आधार पर, स्पेसिफिक रिलायबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी कन्नौज के इत्र व्यवसायी पुष्पराज जैन के कन्नौज, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के घरों के और दफ्तरों पर छापे पड़े। ये वही पुष्पराज जैन हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के अलावा कई दूसरे व्यापारियों के 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई और ये छापेमारी अभी भी चल रही है। चूंकि आज पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ा, इसलिए इस पर समाजवादी पार्टी ने तीखा रिएक्शन दिया। पुष्पराज जैन के घर कन्नौज में उस वक्त छापा पड़ा जब अखिलेश यादव भी कन्नौज में ही थे, इसलिए सबसे पहले अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया। उसके बाद तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हुई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिन भर चला। जिस वक्त कन्नौज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर पुष्पराज जैन के घर को खंगाल रहे थे, उसी वक्त अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने कहा, आज पुष्पराज जैन के घर पर रेड करके बीजेपी अपनी गलती सुधार रही है। जिस पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ का कैश और सोना बरामद हुआ था, असल में वो बीजेपी का आदमी है। उस दिन भी रेड तो पुष्पराज जैन के घर पर ही होनी थी और गलती से अफसर पीयूष जैन के घर पहुंच गए। अब सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर छापे डलवा रही है। ये छापे इसलिए पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी बदनामी बचा रही है। उनकी बदनामी हो गई जब पीयूष जैन के यहाँ छापा मारा। आज तक नहीं बता पा रहे कि समाजवादी पार्टी से क्या संबंध था। जब पीयूष जैन की पोल खुल गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक निकले या उन्हीं से संबंध रखते हैं, तो जानबूझ करके अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारा। पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया, जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है, वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंध है। और हम ये कहते हैं कि उनका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। जिस समय सीडीआर सार्वजनिक होगा, पूरे देश और प्रदेश की जनता जान जाएगी कि आखिरकार किससे उनका संबंध है। जिस वक्त कन्नौज में, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में रेड चल रही थी, अमित शाह अयोध्या में थे, योगी आदित्यनाथ रायबरेली में थे। दोनों ने एक साथ करप्शन का मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी को घेरा। अयोध्या में अमित शाह ने कहा कि कन्नौज के इत्र व्यवसायी के घर की दीवारों से जो नोटों के बंडल निकल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त के करप्शन का सबूत है। इन नोटों से समाजवादी भ्रष्टाचार के इत्र की दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल रही है। मुझे बताइए, एक सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से वो ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी हित की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल रही है। आज जब रेडें डल रही है तो उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से उन्हें तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ, क्या तकलीफ? योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरह की बात कही। योगी ने कहा कि कानपुर में इत्र बनाने वाले के घर की दीवारें जेसीबी से गिरा गिरा कर पैसा निकाला जा रहा है। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले आज पूरे यूपी में करप्शन की बदबू फैला रहे हैं। पैसा पहले भी था,
लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप तो देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। चूंकि बात इत्र कारोबारियों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी से शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई इत्र की खुशबू और करप्शन की बदबू तक, तो अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वालों को नफरत और दुर्गंध पसंद है, बीजेपी को इत्र की खुशबू नहीं नफरत की बदबू पसंद है, इसलिए कन्नौज पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इत्र के कारोबार को बर्बाद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल इस बार कन्नौज से इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी के अलायंस पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि वो तो इलेक्शन कमीशन से अपील करेंगे कि चुनाव तक इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जो भी छापेमारी चल रही है वो इलेक्शन के बाद हो। जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे। मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। पुष्पराज जैन के घर और दफ्तरों पर आईटी की रेड से रामगोपाल यादव भी नाराज हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश की रैलियों में आ रही भीड़ से बीजेपी घबरा गई है, बौखला गई है और अब हार का डर है, इसीलिए इस तरह की छापेमारी की जा रही है। जब चुनाव आ जाता है तो सत्ताधारी दल के सहयोगी संगठनों के रूप में ये संगठन काम करने लगते हैं, वही कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो एजेंसियां हैं ये स्वायत्त है, स्वतंत्र है, इनको जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। दुनिया जानती है कितनी स्वायत्त है और कितनी स्वतंत्रता से काम करती है। एवरीबडी नोज इट। सरकार तो ये कहेगी और क्या कह सकती है, उनके पास कोई और उपाय नहीं है कहने के अलावा। लेकिन लगातार उन्होंने एक इशू बना लिया इसको कि ये करप्शन है समाजवादी पार्टी का। ये कोई इशू नहीं जनता के बीच में। जनता जान रही कि लोगों को ये घबरा गए हैं अखिलेश की लोकप्रियता से, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इतने पदों पर बैठे हुए लोग इतना निचले स्तर पर गिर के बात करने लगते हैं। हालांकि रामगोपाल यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जिस तरह से परेशान दिख रहे हैं उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश और उनकी पार्टी के नेताओं ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं। शायद उनको न जानकारी हो, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी के हर जो नेता हों, जो बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता हों, उनको बताना चाह रहा हूं, उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। 2022 छोड़िए, वो 2027 में भी आसपास नहीं नजर आएंगे। जहां तक छापे की कार्रवाई है तो उससे वो घबराते क्यों है? इससे तो यह लगेगा कि जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका।
अगर भ्रष्टाचार किए होंगे, भ्रष्टाचार को तहखाने में दबा करके रखे होंगे, तो आईटी हो चाहे कोई अन्य एजेंसी हो जांच करके उसको बाहर निकालेगी, और नहीं होगा तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। इससे घबराते क्यों हैं? मैं तो देखता हूं श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे में 12 बजा रहता है, वही घबराए रहते हैं, कहीं मेरा नाम कहां से ना आ जाए। तो ये घबराते क्यों, मेरा ये कहने का मतलब है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बयान हो या केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और राम गोपाल को जवाब हो, ये सब सियासी बातें थी, चुनावी बयानबाजी है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर जो जवाब दिए वो आधिकारिक थे, सरकार के मंत्री के जवाब थे। इनकम टैक्स और डीडीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करते हैं। इसलिए निर्मला सीतारमण से अखिलेश यादव के इल्जामों पर सवाल पूछे गए। निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा कि अगर कानपुर में व्यापारी के घर से मिले कैश का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है तो अखिलेश परेशान क्यों हो रहे हैं। इस तरह के एक्शन पर राजनीति करना गलत है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि आज समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन के ठिकानों पर भी जो रेड हो रही है वो पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई है और वहां गड़बड़ियां भी मिल रही हैं। आप इसको टैक्स इवेशन हो क्या कुछ हो बोलने के लिए ठीक है, मगर ये बात बोलना कि गलत घर में गए तो पैसा उनका है क्या, उनका पैसा उधर रखा गया क्या, इसका मतलब क्या है? किसका डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं, गलत बंदे के घर में गए। अरे गलत बंदे के यहां इतना पैसा मिलता है तो गलती आपका है क्या, उनका नहीं है? पोलिटिसाइजेशन ऑफ सच ए थिंग ऑल्सो, इससे मैं क्या समझूं? ही स्केर्ड? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी क्या इससे हिल गए क्या? उनको डर लग रही है क्या? उनका इसमें कुछ इंटरेस्ट है क्या? एक आदमी जिनके यहां 23 kgs ऑफ गोल्ड वैसे पड़ा हुआ है, आम नागरिक के यहां 23 kgs ऑफ गोल्ड बिठाकर आप कुछ देखभाल नहीं करोगे? आम आदमी के घर होते हैं क्या ऐसे? आपके यहां होते हैं, मेरे यहां तो नहीं होता है। और ऐसे चीजों पकड़ा गया और उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे क्या? इनका कुछ इंटरेस्ट है क्या? नहीं तो क्यों हिल रहे हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश? और आज भी जहां इनकम टैक्स के रेड हो रही है, इंफॉर्मेशन है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, इसीलिए गए। और गए पूरे देश में इस सेक्टर में कुछ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद गए हैं, मगर इनके पास जो गए हैं अनकनेक्टेड मटेरियल्स भी मिल रही है जी। अखिलेश यादव अब तक ये दावा करते रहे हैं कि पीयूष जैन बीजेपी के आदमी हैं। पीयूष जैन के पास मिले पैसे के कनेक्शन बीजेपी से हैं। लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आखिर किस आधार पर इस पैसे को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो अखिलेश यादव अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करें या फिर जिस तरह टैक्स की चोरी हो रही है, जिस तरह सोने का भंडार जमा किया जा रहा है, उसका विरोध करें। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कानपुर में मिले कैश का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने रेड्स की टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों पर कहा कि अगर चोर के घर में घुसो तो उसको उसी वक्त पकड़ना चाहिए या सही मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। ऐसे विषयों में जहां गलत दिखता है आपके सामने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का प्रोफेशनलिज्म और समय पर गए और पकड़े, रेड हैंडेड पकड़े गए, उसके ऊपर आप प्रोफेशनलिज्म देखोगे कि उसमें पॉलिटिकल मतलब निकालने के लिए कुछ बोलोगे? इसको सही एकदम निंदा करना मैं मानती हूं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव जी का कर्तव्य बनते हैं। इट इज हिज ड्यूटी टू कंडेम इट। ऐसे घर में पैसा गोल्ड रखने वाले का वो थोड़ा सलाह देना चाहिए, भैया आप टैक्स के अनुसार, रूल्स के अनुसार जियो, ऐसे नहीं है। ना कि एनफोर्समेंट एजेंसी के ऊपर शक पैदा करने वाले बात। He should not be raising doubts on the professionalism of organizations which have gone there and proven that how sad
द हाइट ऑफ द वॉल इज द हाइट ऑफ द कैश। किसका पैसा रखा हुआ उनको कैसे पता? पार्टनर है क्या? इफ ही सो श्योर टू से इट इज बीजेपी का पैसा, इनको कैसे मालूम दूसरे के पैसा उनके आपके पास बगल में बैठे हुए हैं? अगर इतना पक्का वो बोल रहा है कि बीजेपी का पैसा है, इनको कैसे मालूम है? उनके पार्टनर है क्या ये? आप अगर किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही हो तब भी मालूम होगा ना आपको इन आपके पैसा और आपके पार्टनर के पैसा कहां है। ये इनका पार्टनर होंगे, इसीलिए शायद इतना पक्का बोल पा रहे हैं कि शायद ये बीजेपी का पैसा है। मैं बोल रही हूं बीजेपी का पैसा नहीं है, ये इसमें पक्का रेड हैंडेड पकड़ा गया, इनके शायद पार्टनर हो, दोस्त हो, मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए हिल गए हैं चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ही शेकन। गलत आपके यहां चोर आता है जी, उसी दिन पकड़ोगे कि नहीं नहीं आई कांट कैच हिम टुडे, आई हैव टू सी ए मुहूर्त है। चुनाव आ रही है, मुहूर्त, इसीलिए पकड़ना नहीं है, मुहूर्त के बाद में पकड़ो चोर को। कम ऑन, बात करने में भी जिम्मेदार लोग थोड़ा सोच विचार करके बात करने दें। पीयूष जैन के पास करीब 200 करोड़ का कैश मिला था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि पीयूष जैन से हमारा क्या लेना देना, ये तो बीजेपी का आदमी है। अब पुष्पराज जैन के घर रेड हुई तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए रेड की गई। इस तरह की रेड चुनाव के बाद होनी चाहिए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जो अब तक हर मामले में बीजेपी को आक्रामक तौर पर जवाब दे रहे थे, ऑफेंसिव थे, इस मामले में अब उन्हें खुद जवाब देने पड़ रहे हैं, सफाई देनी पड़ रही है। अखिलेश डिफेंस पर आने को मजबूर हो गए हैं और बीजेपी इस बात को समझ रही है, इसलिए बीजेपी के नेता हमलावर हैं और इस मुद्दे को अब और जोर शोर से उठाया जाएगा। अब सवाल यह है कि पुष्पराज जैन कौन, क्या कारोबार करते हैं, समाजवादी पार्टी कितने बड़े नेता हैं, इनके पास कितनी दौलत है, कितना बड़ा बिजनेस है, आज इनके किन किन ठिकानों पर रेड्स हुई और उनके यहां छापों से समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है। इन सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। असल में आज सुबह सुबह देश के कई शहरों में 50 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स शुरू हुई। जिन जगहों पर रेड्स हो रही थी वो ज्यादातर घर या ऑफिस पुष्पराज जैन और उनकी कंपनियों से जुड़े हुए थे। कल तक अखिलेश यादव ये मजाक करते थे कि मोदी सरकार छापा तो पुष्पराज जैन के घर पर मारना चाहती थी, लेकिन डिजिटल मिस्टेक हो गई, पंपी जैन के बजाय पीयूष जैन के घर पर छापा मार दिया। लेकिन आज सुबह सुबह आईटी डिपार्टमेंट की टीम्स पुलिस को साथ लेकर कन्नौज, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, तमाम शहरों में उन घरों और दफ्तरों में पहुंच गई जिनके बारे में टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी। जिन जगहों पर रेड हुई उनमें से ज्यादातर पुष्पराज जैन से जुड़ी थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज देश भर में पंपी जैन और उनसे जुड़े लोगों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। पंपी जैन करीब 18 कंपनियों से जुड़े हैं, उनमें से 16 कंपनियां तो अकेले मुंबई में हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से ताल्लुक रखने वाले पंपी जैन का खानदानी कारोबार इत्र का है, जिसे उनके पिता ने शुरू किया, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने खूब तरक्की की। 2016 में वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी बने और फिर रियल एस्टेट से लेकर पेट्रोल पंप और दूसरे कई कारोबारों में हाथ आजमाए। लेकिन इस वक्त वो जिन कंपनियों से जुड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की कंपनियां हैं। प्रशस्ति डेवलपर्स, आदि प्रॉपर्टीज, प्रशस्ति इंफ्राटेक, प्रशस्ति होम्स, प्रशस्ति बिल्डर्स, प्रशस्ति रिटेलर्स, प्रशस्ति प्रॉपर्टीज, आदिजीन हाउसिंग, प्रशस्ति लैंडस्केप, हाई ऑन बिल्डर्स, ये उन कुछ कंपनियों के नाम हैं जिनमें पंपी जैन शामिल हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स, डिस्टिलरी से जुड़ा हुआ खानदानी काम तो है ही। पंपी जैन की जिन 16 कंपनियों के ऑफिस मुंबई में है उनमें से 7 कंपनियों का कॉर्पोरेट एड्रेस एक ही है। मुंबई के मरोल इलाके में स्काईलाइन प्रशस्ति और स्काईलाइन आइकॉन नाम की बिल्डिंग्स में ही पुष्पराज जैन का हेडक्वार्टर है। इन 16 कंपनियों में जो प्रशस्ति ग्रुप है, उस प्रशस्ति ग्रुप का कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ऑफिस इसी मरोल के मित्तल चैम्बर के स्काईलाइन प्रशस्ति ग्रुप के इस बिल्डिंग के अंदर रजिस्टर्ड है। तीसरी मंजिल है जहां पर इनकम टैक्स की टीम लगातार सर्च कर रही है। प्रशस्ति एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड, प्रशस्ति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रशस्ति इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रशस्ति होम्स एलएलपी, इसके अलावा प्रशस्ति नाम से करीब 7 कंपनियां हैं, प्रशस्ति बिल्डर्स एलएलपी और प्रशस्ति रियलेटर्स एलएलपी, प्रशस्ति प्रॉपर्टीज एलएलपी।
तो ये जो तमाम कंपनियां हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस इसी मित्तल चैम्बर के स्काईलाइन ग्रुप की इमारत में है। ऐसी भी जानकारी मिली है इनकम टैक्स के सूत्रों के जरिए कि ये इमारत पंपी जैन और उनके करीबियों ने बनाई है। पंपी जैन, उनकी पत्नी, उनके भाई पंकज और जो तमाम उनके डायरेक्टर्स हैं वो जब भी मुंबई आते हैं, मुंबई की इसी मरोल की तीसरी मंजिल के अपने दफ्तर में बैठते हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है इनकम टैक्स के सूत्रों के जरिए कि पंपी जैन का रियल एस्टेट का एक बड़ा कारोबार है। मुंबई और आसपास के शहरों में ये कारोबार फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में ये कारोबार है। अब पंपी जैन ने रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी संपत्ति छुपाई है, क्या कोई टैक्स की चोरी की है, इन तमाम बातों की जांच करने में इनकम टैक्स की सेंट्रल एजेंसीज की टीम जुट चुकी है और लगातार सर्च और रेड का यह अभियान जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंपी जैन ने पुश्तैनी काम इत्र बनाने का शुरू किया था। 1950 में उनके पिता सवैलाल जैन ने यह बिजनेस शुरू किया। उनकी मुख्य कंपनी प्रगति अरोमा ऑयल है। यह कंपनी इत्र बनाती है और इसका बिजनेस 12 से ज्यादा देशों में फैला है। कन्नौज से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले पंपी जैन 2016 में समाजवादी पार्टी से एमएलसी चुने गए। उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जो एफिडेविट फाइल किया था उसके मुताबिक उनके पास 47 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है, लेकिन उनके कारोबार में पिछले 5 साल में बहुत बढ़ोतरी हुई। इत्र बनाने वाली उनकी मुख्य कंपनी प्रगति अरोमा का ऑफिस भी मुंबई के विले पार्ले के एंटरप्राइज सेंटर में है। इसके अलावा पंपी जैन की 2 और कंपनियों बोटानिक्स नेचुरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अनुष्का एलॉय प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस भी यही है। आज पता लगा कि पुष्पराज जैन की कुछ कंपनियां गलत पते पर रजिस्टर्ड हैं। पंपी जैन की 2 कंपनियां आदिजिन परफ्यूम प्राइवेट लिमिटेड और आदिजिन हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के मलाड के जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं वहां ऑफिसेज नहीं बल्कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह मलाड वेस्ट के अशोक एनक्लेव के उस पते पर गए। वहां जाकर पता चला कि इन कंपनियों का जो एड्रेस दिया गया है वो प्रमिला जैन नाम की एक महिला वहां पर रहती है। अब इनकम टैक्स की टीम यह पता लगा रही है कि प्रमिला जैन का पुष्पराज जैन से क्या रिश्ता है और अगर कोई रिश्ता नहीं है तो क्या फर्जी एड्रेस देकर शेल कंपनियां बनाई गई। पुष्पराज जैन का परिवार मुंबई में रहता है। वो खुद ज्यादातर वक्त कन्नौज में रहते हैं। कन्नौज में ही उनका पुश्तैनी कारोबार है, इसलिए इनकम टैक्स की एक टीम आज सुबह सबसे पहले कन्नौज वाले घर पहुंची थी। यह रेड अभी भी चल रही है और पता यह चला है कि आयकर विभाग की टीम आज रात पंपी जैन के घर पर ही रहेगी। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पंपी जैन के कन्नौज वाले घर की हैं। रजाई गद्दे अंदर ले जाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि छापेमारी की कार्रवाई रात भर चलेगी। पुष्पराज जैन को कन्नौज का बड़ा इत्र कारोबारी माना जाता है। 60 साल से ज्यादा वक्त से इनका परिवार इत्र के कारोबार में है। चंदन के तेल से बने इत्र की कीमत 1 लाख रुपए प्रति लीटर से शुरू होती है, जबकि गुलाब, बेला और दूसरे फूलों से इत्र में इस्तेमाल होने वाला जो एसेंशियल ऑयल बनता है वो 5 लाख रुपए प्रति किलो से ज्यादा रेट पर बिकता है। पुष्पराज जैन पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को भी खुशबू वाला मटेरियल सप्लाई करते हैं। इसके अलावा कन्नौज में उनका कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है। कुल मिलाकर काफी लंबा चौड़ा कारोबार है और इसी पर आज इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। कन्नौज का ये छपट्टी मोहल्ला है। कन्नौज जो खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इस छपट्टी मोहल्ले में पुष्पराज जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है। पुष्पराज जैन, जिनको इलाके में पंपी जैन भी कहा जाता है, उनके घरों पर कन्नौज में सुबह से छापे मारे जा रहे हैं। पुष्पराज जैन का ये भी घर है और सामने एक गली में उनका घर है जहां इनकम टैक्स की टीम है, बाहर पुलिस बैठी है। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। कन्नौज में परफ्यूम बनता है, इत्र बनता है और एसेंशियल ऑयल्स तैयार किए जाते हैं। और पुष्पराज जैन ये तीनों काम करते हैं। साथ में जो पान मसाला में खुशबू बनाने का काम होता है वो भी पुष्पराज जैन का है। जो कन्नौज में इत्र बनता है चंदन के तेल से, वो शुरू होता है 1 लाख रुपए किलो से और फिर कहाँ तक उसकी कीमत जाती है ये कोई नहीं बता पाता। एसेंशियल ऑयल्स जो बनते हैं गुलाब के फूल या बेला के फूल या बाकी फूलों से जो शुद्ध होते हैं वो 5 लाख रुपए किलो बिकते हैं। कन्नौज का इत्र सिर्फ भारत में नहीं, खासतौर से खाड़ी देशों में, यूरोप के देशों में भी जाता है और पंपी जैन का बड़ा कारोबार है। पंपी जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, पूरे देश में कन्नौज के अलावा कानपुर में, मुंबई में उनकी कंपनियां हैं और वहाँ भी इत्र का कारोबार करते हैं। तो आज इनकम टैक्स की टीम कन्नौज के अलावा कानपुर
और मुंबई हाथरस में भी छापे डाल रही है। ये पंपी जैन की फैक्ट्री है और उनके बाहर उनका नाम पुष्पराज जैन पंपी सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। साथ में पोस्टर भी लगा है जो दिवाली में लगाया गया है, जिसमें आपको अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सब लोग दिखाई देंगे। तो अब क्योंकि ये चुनाव का मौका है और पंपी जैन समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए सियासत भी तेज हो गई है। इसके पहले पीयूष जैन के जो छापे पड़े थे उनको भी सपा का बताया जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और क्योंकि वहां गलत छापे डाल दिए थे, इसलिए अपनी खींच बिठाने के लिए अब ये छापे पंपी जैन के यहाँ पड़ रहे हैं। पंपी जैन के घर और ऑफिस पे छापे पड़े तो आज वो सामने नहीं आए, ना ही उनके परिवार की तरफ से कोई बोला, जबकि 3 दिन पहले यही पंपी जैन बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। जिस दिन पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ बरामद हुए थे, उसके अगले दिन कन्नौज में हमारे संवाददाता पवन नारा ने पंपी जैन से उनके घर पर ही बात की थी, जहां आज रात भर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। उस दिन पंपी जैन ने कहा था कि पीयूष जैन को जानते हैं क्योंकि वो कन्नौज के हैं और इतर के व्यापारी हैं, पड़ोसी भी हैं, लेकिन न तो उनका उठना बैठना है न रिश्तेदारी है। एक बात कॉमन है कि दोनों के नाम में जैन लगा है, इसीलिए बीजेपी उनका नाम पीयूष जैन से जोड़ रही है। पंपी जैन ने कहा था कि बीजेपी की ये सारी रेड्स चुनाव को देखते हुए करवा रही है। समाजवादी सुगंध जो लॉन्च की 9 नवंबर को, इसके पहले भी मैं 2 बार लॉन्च कर चुका हूं। चूंकि चुनाव का वक्त है, विरोधी पार्टियां अनाप शनाप अनर्गल आरोप लगाती, इस आरोपों में कोई दम नहीं, कोई लेना देना नहीं। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो जैन हम जैन, इसलिए नाम आसानी से जोड़ने को उनको मिल गया। बाकी पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं और पंपी जैन का भी उनसे कोई लेना देना नहीं। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी में वो सक्रिय हैं, तो उनकी आप मोबाइल पर प्रोफाइल देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मोबाइल पर वो इस्तेमाल करते थे, सोशल प्रोफाइल है उनका? करते होंगे लोग, हम तो टीवी पे देख रहे कि उनके मोबाइल पे प्रोफाइल में कुछ फोटो हैं, तो वो आप देख लीजिए। वैसे आज पंपी जैन ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। कन्नौज में आयकर विभाग की टीम ने मोहम्मद याकूब के घर और फैक्ट्री पर छापा मारा। याकूब परफ्यूम्स के मालिक मोहम्मद याकूब के दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर पर भी रेड डाली गई। एक टीम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में गई थी, यहां मोहम्मद याकूब के भाई मोहसिन मलिक रहते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों को शक है कि शेल कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज मलिक भाइयों के यहां छापेमारी की गई। आयकर विभाग ने एक्शन टैक्स चोरी के शक में किया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि एजेंसियों के पास टैक्स चोरी को लेकर पुख्ता जानकारी थी, लेकिन जिस तरह पीयूष जैन के यहां पड़े छापों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, यह कहा गया कि डीजीजीआई इस केस को कमजोर कर रहा है, वो गलत है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जब एक जगह पर छापा मारते हैं, am I right in English, हिंदी, इंटेलिजेंस उनके हाथ में रख के जाते हैं। ऐसे ही एक कारोबार था जो कानपुर में जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ और उसके ऊपर इतनी सारे गलत फहमियां फैलाया गया 2 दिन पीछे। उसको एक्सप्लेन करते हुए कल एक प्रेस रिलीज भी आया है। जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ और ये भी गलत फहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहां करना था, इधर चले गए। भैया गए, सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। अब चुनाव का माहौल है, इसीलिए टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। बीजेपी पर विरोधियों को बदनाम करने के इल्जाम लगेंगे, लेकिन निर्मला सीतारमण की बात में भी दम है कि अगर बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स की चोरी की खुफिया और पुख्ता जानकारी मिल रही हो तो क्या सिर्फ इसलिए एक्शन न लिया जाए क्योंकि चुनाव है? बीजेपी वही बात कहेगी, वही तर्क देगी जो निर्मला सीतारमण कह रही हैं और समाजवादी पार्टी के नेता इसे सियासी रंग देंगे। चुनाव का मौका है, इसलिए रेड्स भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन ये मुद्दा, ये बयानबाजी चुनावी रैलियों में चलती रहेंगी। बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरेगी, दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण को अपनी उपलब्धि बताएगी और लोगों को बताएगी कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी।
आज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ने यह बात कही। अखिलेश यादव ने तो आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग शहरों में बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की। योगी आदित्यनाथ की रैलियां लखनऊ, कानपुर और रायबरेली में हुई, जबकि अमित शाह ने अयोध्या में रैली की। संत कबीर नगर और बरेली में अमित शाह का रोड शो हुआ। अयोध्या में अमित शाह ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, राम जन्मभूमि परिसर में पौधा लगाया, हनुमानगढ़ी मंदिर गए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया और दर्शन पूजन के बाद अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया और फिर राम मंदिर के बहाने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछते थे, जो राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाते थे, अब वही लोग खुद को राम भक्त बताते हैं। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है, रामलला के भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों में दम है तो राम मंदिर का निर्माण रोक कर दिखाएं। ये भूमि ने सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्मस्थान के लिए संघर्ष किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा, बसपा, कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं? और आज मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सके। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। मगर हम सब के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, यूपी के निवासियों के लिए, देश के श्रद्धावान नागरिकों के लिए ये सोचने का सवाल है, इतने साल रामलला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। योगी ने लखनऊ में आशा वर्कर्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया। लखनऊ के बाद योगी को कानपुर जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो कानपुर नहीं पहुंच पाए। योगी ने वर्चुअली कानपुर के लिए कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। इसके बाद योगी सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली में गए। रायबरेली में योगी ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लिया और यहां योगी ने भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी किया, जनता को सुरक्षा भी दी और आपकी आस्था का सम्मान भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? और क्या मोहन जी से कोई उम्मीद रखते थे क्या? भाइयों बहनों, जो राम और कृष्ण को ही काल्पनिक कह चुके थे, वे मंदिर क्या बनाते? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या भगवान राम का मंदिर बनाते? आमतौर पर अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों का जवाब नहीं देते, लेकिन आज अखिलेश इस मुद्दे पर बोले। चूंकि अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष में दम है तो राम मंदिर का निर्माण रोककर दिखाए, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी तो नहीं करवा रही है। अयोध्या में मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब मानते हैं, तो फिर मंदिर का निर्माण रोकने की बात कहां से आई? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की बातें करती है। समाजवादी पार्टी है हमारा, कभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दो आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। अब कोई बताओ संस्था रोक सकती है? कोई सरकार रोक सकती है? कोई सरकार आ जाए वो मंदिर बनने को नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन गलत लोग बैठे होंगे तो मंदिर की जमीनों में घपला जरूर कर देंगे। सवाल आपको ये पूछना चाहिए था। देखिए, समाजवादी लोग कम समय में अच्छा काम करते हैं। ये एक्सप्रेसवे बनाया, नेताजी ने कहा 3 साल में नहीं 22 महीने में बना करके दिखाओ। हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। जिसने ये हाईवे बनाया वही मंदिर बना रहा है।
ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं, लेकिन आज गांधी परिवार के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली में कांग्रेस को झटका लग गया। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। राकेश प्रताप सिंह से पहले रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह भी बीजेपी में जा चुकी हैं। इसके बाद योगी ने कहा कि अब कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी रह गई है, इसलिए अब जनता भी कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं यही पूछने के लिए आया हूं, फिर कांग्रेस को क्यों ढो रहे थे? अब ढोने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस को अब ढोने की आवश्यकता नहीं। जनता अपने आप उसको उसकी दुर्गति तक पहुंचा चुकी है। भाई बहन की जोड़ी जब कोरोना कालखंड में प्रदेश के श्रमिकों और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, गलत गलत ट्वीट करके, गुमराह करने वाला ट्वीट करके, उस समय कांग्रेस की विधायक थी और उन्होंने मजबूती के साथ उसका प्रतिरोध किया था। आपकी रायबरेली सदर से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने उस समय इसका विरोध किया था कि नहीं, कांग्रेस गलत लाइन पे चल रही है, कोरोना प्रबंधन प्रदेश सरकार अच्छा कर रही है और हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। इसके बाद योगी समाजवादी पार्टी पर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा। योगी ने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उस गाड़ी में बैठा है कोई पेशेवर, सपा का झंडा समझो उस गाड़ी में बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। किसी भी सभ्य व्यक्ति से आप पूछिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है सपा के झंडे लगे हुए गाड़ी का मतलब अराजकता का ही प्रतीक होता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां दंगा भड़काने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कानपुर की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने इनके भड़काने का किसी भी साजिश की उसमें ना करके पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जितने भी ये गुंडे थे सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कानपुर के अंदर हुई है। योगी के हमलों का जवाब अखिलेश यादव ने कन्नौज में दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया, कहा बीजेपी नेताओं की रैलियों में लोग आ नहीं रहे, इसलिए बीजेपी की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी डीएम, एसडीएम, एसएसपी और दूसरे अधिकारियों को दी गई है। सरकारी अफसर लोगों को डरा धमका कर रैलियों में ला रहे हैं। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं। यूपी में अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सियासी बयानों में तल्खी बढ़ेगी। हालांकि पहले लोगों के मन में आशंका थी कि कहीं कोरोना की वजह से चुनाव न टल जाएं, लेकिन कल ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल चुनाव टालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए चुनाव तो वक्त पर ही होंगे। लेकिन कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके बाद चिंता तो होती है। इस बार भी कोरोना के खतरे के साए में नए साल का आगाज होगा।
कोरोना ने फिर खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,764 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 220 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1,270 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 374 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। चिंता की बात यह है कि एक बार फिर महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई कोरोना का केंद्र बन गया है। कोरोना केसेस के मामले में महाराष्ट्र एक बार फिर नंबर 1 पर है। देश भर में कोरोना के जो 16,764 मरीज आए, उनमें से 8,067 केस अकेले महाराष्ट्र के हैं। इन 8,067 में से 5,428 सिर्फ मुंबई से हैं। सोचिए, कोरोना का हर तीसरा मरीज मुंबई में मिल रहा है और देश में कोरोना का हर दूसरा मरीज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को भी कोरोना हो चुका है। ओमिक्रॉन के मामले में भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 450 मामले हैं, जबकि दिल्ली में 320, बिहार में भी ओमिक्रॉन का एक और केस आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना की सिचुएशन को लेकर मीटिंग की। लेकिन सरकार की चिंता महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई ने बढ़ा रखी है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कई पाबंदियां लगा दी हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। मुंबई में तो आज बीएमसी ने बीचेस को शाम 5 बजे ही बंद कर दिया था। इसकी वजह यह है कि हर साल नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुहू बीच और गिरगांव चौपाटी जैसी जगहों पर आते थे। लेकिन आज यहां पुलिस के इतने तगड़े बंदोबस्त हैं कि जुहू बीच पर सन्नाटा पसरा है। वो शहर जो हमेशा ये कहा जाता है कि कभी सोता नहीं है, 24 आवर्स चलता रहता है, वहां पर बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों ने एक तरह से ब्रेक लगा दी है। नए साल के जश्न पर एक तरह से सन्नाटा उन जगहों पर पसरा हुआ है जहां पर भारी भीड़ लोगों की दिखाई देती थी। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, जहां पर आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से सन्नाटा यहां पर पसरा है। जो लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो बीएमसी के कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी लगातार बीचेस की सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस यहां पर नजर आ रही है। उसके साथ साथ एसआरपीएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं और ये सभी यहां पर इसलिए तैनात हैं क्योंकि आज शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक, यानी करीबन 12 घंटे के लिए सभी सार्वजनिक जगह, चाहे वो पार्क हो, ग्राउंड हो, समंदर के किनारे हो, बीचेस हो, इन सभी जगहों पर लोगों के आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, जो 15 जनवरी तक यूं ही चलती रहेगी। ये सारी कवायद इस वजह से हो रही है क्योंकि बेलगाम जो रफ्तार है कोरोना और ओमिक्रॉन के, वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने ये नई पाबंदियां लगाई हैं। हजारों की संख्या में यहां पर हर साल लोग कोरोना के पहले आते थे जश्न मनाने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए, लेकिन ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों ने यहां पर जो लोग मुंबई न सिर्फ बल्कि बाहर के राज्यों से घूमने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन्हें बेहद मायूसी देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी। और यहां पर अगर आप देखें तो जो भी लोग यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से रोका जा रहा है। बीएमसी के कर्मचारी के साथ साथ पुलिस वाले लगातार यहां पर खड़े हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है, किसी को भी यहां पर रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। जुहू बीच जैसा ही हाल मुंबई की पहचान माने जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया का है। मुंबई वालों के लिए नया साल मनाने का यह फेवरेट डेस्टिनेशन है, लेकिन इस बार यहां किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर यहां इंतजामों को देखने आए और उन्होंने पुलिस वालों को निर्देश दिए कि जो भी लोग यहां आए उन्हें कोरोना के खतरे के बारे में बताया जाए, उनसे कहा जाए कि जश्न मनाने से जरूरी है जान बचाना। गेट ऑफ इंडिया पर कोविड के पहले हर साल नए साल के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में मुंबई कर्स इकट्ठा होते थे, नए साल का स्वागत करते थे, जश्न मनाते थे। लेकिन इस बार गेट ऑफ इंडिया पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से मुंबई पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं और जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। जो है एंट्री पॉइंट जो थे वो बंद कर दिए गए हैं। आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ से एक जो एंट्री पॉइंट होता था वहाँ पर भी पुलिस कर्मचारी नजर आएंगे और दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर भी गेट को बंद कर दिया गया है। महिला पुलिस कर्मचारी से लेकर तमाम जो पुरुष पुलिस कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ से जितने भी लोग सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि
कोरोना के चलते भीड़ न इकट्ठा करने का आदेश है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले खुद गेट ऑफ इंडिया पर जायजा लेने के लिए आए हुए थे कि किस तरह के इंतजाम हैं। और उसके बाद में उन्होंने तमाम पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जाए, किसी तरह की कोई सख्ती न बरती जाए, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी जरूर दी जाए कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो ही कोरोना से बचाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नए साल के जश्न पर कोरोना का ग्रहण सिर्फ हमारे देश में लगा है। ओमिक्रॉन के खतरे और डर के बीच दुनिया के कई देशों में नए साल यानी 2022 का आगाज हो चुका है। आतिशबाजी हो रही है, रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जश्न का माहौल है, लेकिन कहीं भी लोगों की भीड़ भाड़ नहीं है। ज्यादातर देशों में लोगों के बाहर निकलने पर ही पाबंदी है, इसलिए लोग घरों में बैठकर ही नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सबसे पहली तस्वीर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आई है। शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल को वेलकम किया गया। हर साल यहां हजारों की भीड़ जमा होती थी, लेकिन आज सिर्फ रंग बिरंगी लाइट्स जलती नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर लोगों के नहीं आने की वजह से आतिशबाजी भी फीकी लग रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रही हैं। सिडनी हार्बर का जश्न दुनिया भर में मशहूर है। इस बार भी खूब आतिशबाजी और रंगारंग प्रोग्राम हुआ। रोशनी से सिडनी का यह ब्रिज जगमगा रहा था। सिडनी ओपेरा हाउस भी रोशन था, लेकिन लोग इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी और सबसे बड़े शहर प्योंगयांग में भी 2022 के स्वागत की तस्वीरें आई हैं। यहाँ के जश्न की खास बात ये रही कि लोगों को मास्क के साथ नए साल के जश्न में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। लोगों ने सावधानी के साथ नए साल का वेलकम किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।